हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 68 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 69 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 68 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और साथ ही दोस्तों, आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा वहां पर, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 69 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न गणित के, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। और 70 प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन है यहाँ पे, यानी कि कौन से भाग में कितने प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और इसी के अनुसार अपन है वो ये मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, यानी कि सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 1 में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जिले की कुल जनसंख्या में शिशु लिंगानुपात, यानी कि शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर यह पूछा गया है कि जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांसवाड़ा में। यानी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो दोस्तों बांसवाड़ा में है। कितना? 934। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है? दोस्तों, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है? तो दोस्तों, ये 6वीं प्रणाली है। कौन सी? 6वीं प्रणाली है। देखिए, राजस्थान से पहले कोलकाता एक, नंबर 2 दिल्ली एनसीआर, नंबर 3 बेंगलोर, नंबर 4 गुड़गांव, नंबर 5 मुंबई और 6ठे नंबर पर दोस्तों ये राजस्थान में शुरू हुई थी जयपुर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध है मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, मेनार गांव कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो मेनार गांव है ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? यानी कि कम वर्षा का दोस्तों मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण वही अरावली का समानांतर होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली श्रेणी का विशिष्ट दिक् स्थापन, यानी कि मानसून के समानांतर होना। इसकी वजह से दोस्तों राजस्थान में कम वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? बताइए, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि ये कौन सी नदी की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है, बिल्कुल सही बात है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। बेडज, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों ये इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये तीनों के तीनों कथन है ये बनास नदी से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बनास। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? आना सागर कहाँ है? तो दोस्तों ये अजमेर में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों ये बालू का पत्थर है, चट्टानों से ये निर्मित है। बालू का पत्थर चट्टानों से ये निर्मित है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में अरावली की पहाड़ियां हैं और सूची सेकंड में ऊंचाई मीटर में है। सूची फर्स्ट में अरावली की पहाड़ियां हैं और सूची सेकंड में ऊंचाई मीटर में दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बबाई की जो ऊंचाई है वो कितनी है? दोस्तों बबाई की ऊंचाई 780 मीटर है। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो वो है 873 मीटर है, ये तारागढ़ की ऊंचाई है। सायरा पर्वत की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है?
तो वो 900 मीटर है, और रोजा भाकर पर्वत की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 730 मीटर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2341। 2341 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अर्थुणा का मंडलेसा मंदिर बनवाया था। अर्थुणा का मंडलेसा मंदिर है वो किसने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनवाया था चामुंडराज परमार ने। चामुंडराज परमार ने बनाया था। कहां पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न है, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? देखिए, गोसुंडा बांध कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। हिंगोनिया बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये जयपुर में है, बिल्कुल सही है। पांचना बांध कहाँ है? तो ये करौली में है, ये भी बिल्कुल सही है। मोरा सागर बांध टोंक है, वो गलत हो जाएगा। बीसलपुर बांध है दोस्तों टोंक में, और यहाँ पर जो ये मोरा सागर बांध है ये सवाई माधोपुर में है। कहां पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में है ये। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कार्यरत है गृह मंत्रालय के अधीन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत है। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों यह अधिनियम 2004 में लागू हुआ था। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? बताइए, कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो राजस्थान के 3 ही ऐसे जिले हैं जिनमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है। एक जैसलमेर, एक बीकानेर, और एक है दोस्तों बाड़मेर। तो यहाँ पर जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। बीकानेर का है दोस्तों 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और बाड़मेर का है दोस्तों 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्रम नहीं पूछा है, ठीक है, जिले ही पूछे गए डायरेक्ट। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से आरंभ की गई थी दोस्तों। ये 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में। 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? बताइए, पर्यावरण नीति प्रथम बार दोस्तों कौन से वर्ष में घोषित की गई थी? तो ये 2010 में घोषित की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? सवाना तुल्य वनस्पति है वो पाई जाती है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये AW प्रकार के जलवायु में पाई जाती है, यानी कि अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में ये सवाना तुल्य वनस्पति है वो पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। AW प्रकार की जलवायु के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा का कुछ भाग, झालावाड़, ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जैसलमेर। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावाटी बेसिन, बताइए। तो ये सीकर का जो आसपास का जो क्षेत्र है, नीम का थाना, ठीक है, के आसपास में का जो क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कातली नदी बहती है गणेश्वर से। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, तारा बहाती के टीले पाए जाते हैं। तारा बहाती के टीले है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये मोहनगढ़
वह सूरतगढ़ में पाए जाते हैं दोस्तों ये ताराबाती के टीले। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आपको टेस्ट है वो पूरा देना है और आपको ये भी पता लगाना है कि आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। बहुत ही शानदार लेवल का ये आपके पास में सुनहरा मौका है, तो इस चीज का दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है, एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। अगर आप पीछे हैं तो 3 या 4 या 5 मॉडल पेपरों का टेस्ट देके रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। और आपका स्कोर क्या रह रहा है वो भी आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या है। देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, यानी कि भाग सेकंड है, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित अब अपन 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, तख्त सागर नामक जलाशय किस जिले में स्थित है? बताइए कहां पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में झारोवा गीत है, बताइए ये झारोवा गीत क्या है? तो दोस्तों ये जो झारोवा गीत है ये एक विरह गीत है। क्या है? विरह गीत है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में उत्सव या मेला ये दे रखा है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है, अपने को सुमेलित करना है। बताइए ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट उत्सव। हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जयपुर में मनाया जाता है हाथी उत्सव। मरु मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों मरु मेला है ये जैसलमेर में मनाया जाता है। और थार महोत्सव है ये बाड़मेर में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इलाना देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए, उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? तो दोस्तों बताइए ये पंक्तियां हैं वो वीर सतसई से ली गई है, वीर सतसई ग्रंथ से ली गई है दोस्तों ये पंक्तियां। 1 नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, रीखिया ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों रामदेव जी की। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। 26 नंबर का प्रश्न है, ये भी शानदार प्रश्न है, शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों सरकारी कार्यालयों के साथ में अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भरतपुर में कौन सा विभाग था? तो दोस्तों भरतपुर में कृषि विभाग था। ठीक है, जोधपुर में दोस्तों जोधपुर में हाई कोर्ट था। बीकानेर के अंदर दोस्तों शिक्षा विभाग था और उदयपुर के अंदर दोस्तों खनिज विभाग था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों देखिए डी ए बी सी। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है DABC। तो देखिए ऑप्शन सही, देखिए DABC, ये देखिए 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, DABC याद रखना, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन है वो दोस्तों किसने किया? ये किया था दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह ने इसका गठन किया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कब है? तो दोस्तों याद रखना तारीख है 2 जुलाई 1877, याद रखना। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय दोस्तों राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन शहीद हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों नानक जी भील। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही, नानक जी भील। ठीक है, और ये कब की घटना है? तो ये 2 अप्रैल 1923 की घटना है, याद रखना। एक सभा हुई थी उसमें ये झंडा गीत गा रहे थे तो उस समय इनको गोली से भून दिया गया। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। दोस्तों जैसलमेर की जो स्थापना है वो कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो ये 12वीं शताब्दी में हुई थी दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर फिक्स सन की बात करूं तो दोस्तों 1156 ईस्वी में दोस्तों जैसलमेर की स्थापना की थी राव जैसल ने। तो यहाँ पर इसमें 12वीं शताब्दी ऑटोमेटिक हो गई। 4 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जालोर जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है दोस्तों मोती भारत। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? बताइए, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन है वो किसे सौंपा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर का जो प्रशासन है वो आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को सौंपा था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? दोस्तों वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्र, ठीक है। और इसमें दोस्तों बूंदी के राजाओं की जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बूंदी के शासकों के आदेश पर वंश भास्कर का लेखन कार्य है वो किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था? मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने का व्यक्ति है वो कहलाता था, तो वो क्या कहलाता था? उसको छाबदार बोलते थे दोस्तों। क्या बोलते थे? छाबदार। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? बताइए, नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा है वो कहाँ प्रचलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मांडल भीलवाड़ा में। मांडल भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो दोस्तों ये समाप्त हुआ था हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ कैलेंडर दे रखा है, दूसरी तरफ प्रारंभिक वर्ष दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सी संवत है वो दोस्तों कौन सी ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें शक संवत दोस्तों 78 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। विक्रम संवत है ये दोस्तों 57 ईस्वी पूर्व ये प्रारंभ हुई थी। हिजरी संवत दोस्तों 622 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी और गुप्त संवत है वो 319 ईस्वी में ये प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीसीएबी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 2nd नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संत नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान के संत इनमें से कौन से नहीं है? तो देखिए संत पीपाजी हैं, संत चरणदास जी भी है, संत माव जी भी है। यहाँ पे संत बसवेश्वर ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कर्नाटक के समाज सुधारक थे। तो यहाँ पर इसमें यानी कि कर्नाटक के संत थे। 3 नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रामदेव जी की। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजपुताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों ठाकुर केसरी सिंह बारठ। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठाकुर केसरी सिंह बारठ। 40 नंबर का प्रश्न है, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यह एक सांविधिक निकाय है। कौन? राज्य सूचना आयोग, बिल्कुल सही बात है। यह स्वायत्त शासी निकाय है, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को नहीं हुआ था दोस्तों, 2006 को हुआ था, ठीक है। तारीख तो सही है लेकिन यहाँ पर सन है वो गलत दे रखी है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सही है? ए और बी कथन है वो सही है। अपने को देखिए नीचे सही कोड चुने, तो दोस्तों इसमें सही कोड चुनना है, तो इसमें ए और बी कथन है वो इसमें सत्य है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें
सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना ये मौलिक कर्तव्य है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विकास को महत्व देना और संरक्षित करना ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, ये अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपने को बताना था कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों ये अपना कथन है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए इनको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोस्तों कथन कौन सा सही है? तीनों ही कथन सही है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित अपने को 2 कथन दे रखे हैं, कोट भाषा में उत्तर देना है। देखिए नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। ये किसी मुद्दे पर जमा होना, बैठक करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालने का अधिकार है दोस्तों मौलिक अधिकारों की में, ठीक है। दोष सिद्ध हुए नागरिक को कानूनी आधार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोष सिद्धि हुए नागरिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बी कथन है वो सत्य है, ए कथन इसमें गलत है। राइट आंसर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है ये कथन दे रखा है, अपने को बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे देखिए 3 कथन दे रखे हैं, फिर कूट भाषा में उत्तर देना है। कथन देखिए दोस्तों, पहला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्य नीति निर्देशक तत्व केवल उच्च न्यायालय में लागू करने योग्य है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। केवल उच्च न्यायालय में लागू करने योग्य दोस्तों ये नहीं है, ठीक है, पहला कथन गलत। दूसरा देखिए अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान है कि राज्य व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये किया गया दोस्तों जयपुर में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। 47 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों का प्रतिनिधित्व कितना था? बताइए, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? राइट आंसर हो जाएगा 93 थे दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? बताइए कौन से क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत है वो नहीं की जाती है मुख्यमंत्री राहत कोष से? दोस्तों यहाँ पर देखिए विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता, इसके लिए दोस्तों मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि है वो स्वीकृत नहीं की जाती। पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए आकस्मिक दुर्घटना के कारण हानि एवं मृत्यु से पीड़ित गरीबों को सहायता, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता, युद्ध एवं अन्य अभियानों में शहीद सैनिकों
घायल सैनिकों साथियों को सहायता, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें एक नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए सहायता स्वीकृत नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री राहत कोष से। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। बताइए संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में कब नहीं रही, तो दोस्तों ये 1962 से 1987 तक ये संभागीय व्यवस्था राजस्थान में नहीं रही। देखिए 1962 के अंदर जो मोहनलाल सुखाड़िया है, ठीक है, उन्होंने संभागीय व्यवस्था है वो बंद कर दी थी, ये आपको याद रखना है, अप्रैल 1962 में। ठीक है, फिर दोस्तों 1987 में, यानी कि तारीख याद रखना, 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी की सरकार ने दोस्तों संभागीय व्यवस्था है वो पुनः लागू कर दी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर 1962 से 1987, और दोस्तों 1987 के अंदर ही छठा संभाग बनाया गया था अजमेर। ठीक है, फिर सातवां संभाग भरतपुर बनाया गया था 2005 में, वो भी याद रखना है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। निम्नलिखित में से उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो बताइए मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बने थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बने थे न्यायमूर्ति के वर्मा, यानी कि कमलकांत वर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, लोक जो अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है। लोक जो अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है, तो दोस्तों ये टिटनेस में पाई जाती है दोस्तों। किसमें, टिटनेस में। राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टिटनेस। ठीक है, और ये टिटनेस का दोस्तों सामान्य लक्षण है ये। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। अब 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मानव अपराध द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है। मानव अपराध द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है, तो बताइए क्या सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए, तो इसमें HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। तो दोस्तों ये मानव अपराध द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में ये सही है, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, हृदय में थेबेसियम, हृदय में थेबेसियन वाल्व पाया जाता है। थेबेसियन वाल्व पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दाएं आलिंद में पाया जाता है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दाएं आलिंद में। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, तो दोस्तों इसका कारण है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली धातु है। सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है, तो वो है गैलियम। कौन सी, गैलियम। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों देखिए भाग 6 में करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित एक न्यूज देना चाहता हूं आपको, मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आपको दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित, मात्र और मात्र करंट अफेयर से संबंधित आपको वहां पर प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, महीनों के अनुसार, दिनों के अनुसार, साप्ताहिक के अनुसार। ठीक है, तो वहां पर जाके वो क्लासें हैं वो जरूर देखें। ठीक है, और मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्योंकि परीक्षा के अंदर दोस्तों 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के और 5 प्रश्न भारतीय करंट अफेयर से संबंधित। 10 प्रश्न है। ठीक है, और अगर आप ये 10 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मूमल क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें।
लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। और दोस्तों जल्दी ही आप सभी के लिए वेबसाइट है वो, उसके ऊपर dsresult.com, उसके ऊपर दोस्तों आपको करंट अफेयर से संबंधित डाटा भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भू-नीर पोर्टल लॉन्च किया गया है? भू-नीर पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है दोस्तों सी आर पाटिल के द्वारा, सी आर पाटिल के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों का प्राप्त करता है? बताइए, यानी कि कौन से गायक को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, यानी कि किया जा चुका है। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों किसकी, तो ये HP बाला सुब्रमण्यम, ये इनको तीनों पुरस्कार प्राप्त है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में साधारणीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में साधारणीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दी? राइट आंसर हो जाएगा, वो योजना है PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में 2018-19 के केंद्रीय बजट में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था? बताइए, कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था MSP के संबंध में? तो दोस्तों वो है उत्पादन लागत का 1.5 गुना, उत्पादन लागत का 1.5 गुना। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में देश में राजस्थान का स्थान है, तो देश में राजस्थान का स्थान दोस्तों दूसरा स्थान है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरा स्थान है। 7 नंबर का भाग है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, अब अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2025 को राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? 15 जनवरी 2025 को राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये 12 से किया गया, 12 जिले से। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को या कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों 100 जिलों को शामिल किया गया है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान कृषक समर्थन योजना, राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत RMS 2025-26 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर बोनस राशि 125 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर अब प्रति क्विंटल कितनी की गई है? तो अब 150 की गई है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने ग्रीन बजट पेश किया, तो ग्रीन बजट पेश किया था दोस्तों पर्यावरण से संबंधित, यानी कि राजस्थान ने किया था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, प्रदेश में राजस्थान मंडपम व यूनिटी मॉल बनेगा, कहाँ बनेगा? तो दोस्तों ये बनेगा जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? बताइए, कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो F7, F7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प पहले से तय स्टाइल और फॉर्मेट को टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर यूजर्स को लागू करने देता है? पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प पहले से तय स्टाइल और फॉर्मेट को टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पर यूजर्स को लागू करने देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें थीम। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थीम। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1 याटाबाइट बराबर है, 1 याटाबाइट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1024 जेप्टाबाइट। तो दोस्तों यहाँ पे ZB, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है, विश्व के अधिकांश सुपर कंप्यूटरों द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग है वो किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किस रूप में? तो एड्रेस बस के रूप में जाना जाता है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी आपको पता लगाना है कि हिंदी व्याकरण में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, उत्तम उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है तो वो कौन सा है? तो वो है अर्धशासकीय पत्र। कौन सा? अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र है वो दोस्तों एक सरकारी पत्र होता है और इसमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को ये पत्र है वो लिखता है, ठीक है, सरकारी कामकाज से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द गलत है? हिंदी परिभाषिक शब्द गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए डोमिसाइल, डोमिसाइल में दोस्तों यहाँ पर निवासी और आवासी दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। डोमिसाइल का जो मतलब है वो है अधिवास या घर बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ है दोस्तों यहाँ पर लोकोक्तियां दे रखी है, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं, सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। आगे देखिए दाल भात में मूसलचंद, दाल भात में मूसलचंद, तो ये हो जाएगा व्यर्थ में दखल देना, व्यर्थ में दखल देना। और पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर, तो यानी कि दोस्तों पेट पूजा सबसे प्रधान। और सब धान 22 पसेरी, यानी कि अच्छे बुरे सबको एक समझना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का क्रियाभेद विकल्पों से चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों का क्रियाभेद विकल्पों से चुनना है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों वाक्य देखिए, लड़कों ने कहानी सुनी, लड़कों ने कहानी सुनी, बताइए कौन सा वाक्य है ये? तो दोस्तों ये सामान्य भूतकाल से संबंधित वाक्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सामान्य भूत से संबंधित है। 75 नंबर का प्रश्न है, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ पर ये होना चाहिए था, कहानियों की एक पुस्तक ले आइएगा। अब यहाँ पे एक कहानियों है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। दोस्तों ये शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध शब्द है वो इसमें कौन कौन से है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तो आद्युपांत और एक अतिशयोक्ति, ये दोनों है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही शब्द है। तो यहाँ पर देखिए पतंजलि के अंदर मात्रा छोटी वाली आएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध शब्द इसमें 2 ही है, सी और डी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, जिसके कोई संतान न हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, जिसके कोई संतान न हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो दोस्तों इसमें सही शब्द हो जाएगा इसमें कौन सा, बताइए? जिसकी कोई संतान न हो, तो दोस्तों वो हो जाएगा निसंतान। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निसंतान। 78 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है तो वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे अनिवार्य, निवार्य, एकाग्रचित, अन्यमनस्क, अनुलोम प्रतिलोम, तो दोस्तों ये अपना इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है।
ये विलोम शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। असंगत विलोम युग्म, दोस्तों यहाँ पर देखिए इप्सित का जो विलोम है वो अभिप्सित, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, अभिप्सित। दोस्तों इप्सित का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अनिप्सित। क्या हो जाएगा? अनिप्सित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये अपना पहला ही गलत है इसमें। 80 नंबर का प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिव। दिव है, ये आंख का पर्यायवाची नहीं है, ये दिन का पर्यायवाची है। बाकी अक्षी, दृग और चक्षु ये तीनों आंख के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें दिवस, बारी, वासर, ये दोस्तों एक के पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये अलग अलग के। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अक प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे बालक के अंदर दोस्तों अक प्रत्यय नहीं लगा हुआ, बाकी तीनों के अंदर लगा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, आद्योपांत। आद्योपांत दोस्तों आदि प्लस उपांत, तो दोस्तों यहाँ पर ये आद्योपांत है वो गलत हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों आगुपांत। सही शब्द ये हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ये आद्योपांत है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यहाँ पे दिगंत शब्द में संधि है, तो दोस्तों दिगंत शब्द में यानी कि दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, रसोई का तत्सम शब्द है। रसोई का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा रसोवती। क्या हो जाएगा? रसोवती। 3 नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विदेशी शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? कागज। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कागज इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनवी, ठीक है। लखनवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। सकर्मक क्रिया कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, गगन आम खाता है। गगन आम खाता है, ये इसका उदाहरण है सकर्मक क्रिया का, क्योंकि इसमें कर्म का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 89 नंबर प्रश्न है, तो सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा संबंध बताने में नहीं होता दोस्तों, ठीक है। समीपता, आत्मीयता और अपमान में तीनों में तो शब्द का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि तो सर्वनाम प्रयोग का होता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुरता। क्या हो जाएगा? मधुरता। तो यहाँ पर ता लगेगा इसमें, 2 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पंक्चुएशन मार्क अपने को लगाना है कि कौन सा मार्क लगेगा इसमें। यहाँ पर देखिए, एंड व्हाट ए वेरी लॉन्ग एंड वेरी कोल्ड नाइट इट वाज गोइंग टू बी। बताइए दोस्तों, यानी कि क्या यह रात इतनी लंबी और बहुत ठंडी होने वाली थी? तो दोस्तों बताइए, इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? तो इसमें दोस्तों ये 4 नंबर वाले चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न है, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं, इसको इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विल यू कम विथ मी। विल यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? 4 नंबर ऑप्शन सही। 93 नंबर का प्रश्न है, प्रीपोजिशन दोस्तों अपने को यहाँ पर भरना है खालिस्तान में। यहाँ पर देखिए, वेयर डू यू बिलोंग, वेयर डू यू बिलोंग, तो क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें टू आएगा, टू बिलोंग। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें देखिए, नन द ब्रेव डिजर्व टू बी होनर्ड। नन द नन द ब्रेव डिजर्व टू बी होनर्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसमें बट का प्रयोग होगा। किसका? बट का। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल से। 95 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमिनर। दोस्तों करेक्ट आर्टिकल या डिटरमिनर का प्रयोग करना है अपने को। दोस्तों यहाँ पर देखिए, देयर इजंट ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट। बताइए क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें आएगा एनी का प्रयोग होगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एनी का। 96 नंबर का प्रश्न है, चूज द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग अपने को बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डिसीजन। डिसीजन सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए खालिस्तान भरना है। ठीक है, सेंटेंस देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट गोट अप अर्ली। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसमें आएगा बट गोट अप अर्ली। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली इंप्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर, चेंज टू इंट्रोगेटिव। दोस्तों इसमें चेंज टू इंट्रोगेटिव करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलरली इंप्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न है, चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। चेंज टू डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर देखिए, आई आस्क्ड इफ शी हैड लुक्ड एवरीवेयर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, डिड यू लुक एवरीवेयर, आई आस्क्ड हर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए, ही सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग, कैन आई गेट यू समथिंग। He said to me, I am going shopping, can I get you something। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, he said he was going shopping and asked if he could get me something। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, their parents thought that the teenagers were dancing at the disco। Their parents thought that the teenagers were dancing at the disco। इसका पैसिव बनाइए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, द टीनेजर्स वर थॉट टू बी डांसिंग एट द डिस्को बाय देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए, देयर इज नो फ्रॉम टू रिजेक्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, देयर इज नो फ्रॉम टू बी रिजेक्टेड। यहाँ पर इसका पैसिव है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 103 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है। देखिए, सी डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग। सी डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा? तो इसमें आएगा, सी वाज कुकिंग। सी वाज कुकिंग व्हेन द डोरबेल रैंग। 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें भी खालिस्तान भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए। देखिए, वी टू स्विट्जरलैंड फॉर ओवर हॉलीडेज लास्ट ईयर। खालिस्तान में क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों वेंट आएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही, सिर्फ और सिर्फ वेंट सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। आगे देखिए, इट सिंस यस्टरडे। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एक्टिव फॉर्म में बताना है, इट सिंस यस्टरडे। तो इसका यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हैज बीन स्नोइंग। हैज बीन स्नोइंग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन से। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित है 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग।
देखिए, किसी व्यापार में 20,000 रुपए की पूंजी लगाने पर 1 वर्ष में वही लाभ मिलता है जितना एक्स रुपए की पूंजी 1/4 वर्ष के लिए लगाने पर है। तो एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का मान है वो दोस्तों क्या होगा, बताइए। सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, लाभ है वो इसने तो 1 साल के लिए लगाया। इसने 1/4 का मतलब 12 महीने का चौथा हिस्सा कितना होता है? 3, यानी कि ये इसने लगाए 15 महीने के लिए। लाभ प्रतिशत बराबर है वो अपने को बताना है। यानी कि इसने 20,000 रुपये लगाए, ठीक है, तो इसने भी दोस्तों 20,000 रुपये लगाए, लेकिन इसने 12 महीने के लिए लगाए और इसने 15 महीने के लिए लगाए। तो सीधा सा है दोस्तों, 4 चौके 16, यानी कि 16,000 इसका राइट आंसर आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए 16,000 ऑप्शन में 3 नंबर का ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल सही है। जैसे कि अब इसमें देखिए 20,000 इंटू, देखिए इसका इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे 1/4 को, तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो सीधा सा है दोस्तों, 20,000 इंटू दोस्तों 5/4 कर, सॉरी 4/5 कर दीजिए। 4/5 कर दीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा कितना? 16,000। सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि 336 अनुपात 216 समानुपात 980 एक्स हो तो एक्स का मान कितना होगा? सीधा सा मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पर है 216 इंटू 980 बटे 336 कर दीजिए, ठीक है, ये एक्स अपना निकल कर आ जाएगा कितना? 630। राइट आंसर, इसको आप काटोगे तो 630 आएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न है, 2,000 पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 315 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है? बताइए, ब्याज की दर है वो क्या है? तो सीधा सा है दोस्तों, क्या पूछा है इसने? 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज। तो या तो आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ऑप्शन उठा के करोगे तो दोस्तों ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो लंबा हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन उठा लिया दोस्तों, भाई 2,000 का 5% कितना होता है? 100 रुपए, ठीक है, यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपए, ठीक है। यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 315, यानी कि 5% के आसपास ही उत्तर आएगा। जैसे कि अपन निकाल लेते हैं, तो 2,000 का दोस्तों 5%, यानी कि 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, बस काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये 21 बार गया और ये 20 बार, इंटू 21/20 इंटू 21/20, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 5 से सभी को काट दिया। अब यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट गई, ये ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यानी कि अब आया क्या अपने पास में? 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/8। तो इससे इसको काट लिया तो ये 4 बार गया, ठीक है। अब 21 इंटू 21 करोगे, फिर उसमें 21 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा? आ जाएगा दोस्तों इसमें ये आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज 315.25 है, ठीक है। तो इसका जो राइट ये, फिर उसको दोस्तों मतलब 2,000 में से आप माइनस कर दोगे, 2,000 में से आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 315.25 आ जाएगा, ठीक है। ये ब्याज का ही पूछा है इसने, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी धन का 2 वर्ष 4 मास का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4,047 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना है। देखिए सीधा सा मैं बताऊं, 100 रुपए मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि 100 रुपए का 2 वर्ष 4 माह का 4 माह का 6% ब्याज है, तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 100 इंटू 2 वर्ष 4 मास, यानी कि 2 से 1/3। तो 2 से 1/3 इंटू भाई 6/100, 6% दर है, ठीक है। और बराबर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कितना, सर यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा?
तो ये आ जाएगा दोस्तों, आप इसको काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 रुपए। कितना आ जाएगा? 14 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मिश्रधन अपना कितना हो जाएगा? 100 + 14 यानी कि 114 मिश्रधन हो जाएगा। अब वास्तविक मिश्रधन है वो कितना है? 4047। तो सीधा सा हो जाएगा 4047 बटे 114 इंटू 100 कर लीजिए। राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 3550। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, माना कि वर्ग की लंबाई है वो दोस्तों x है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। लंबाई में 30% की वृद्धि करने पर दोस्तों आयत की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? तो यानी कि एक में 30% की वृद्धि कर दी यानी कि 1.3x, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की तो यहाँ पर 1.2x। तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पर 1.3 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1.56x²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि? तो 1.56 बटे 1 इंटू 100 कर लीजिए। ये आपका इसमें x आ जाएगा कितना? तो ये आ जाएगा दोस्तों 56%। इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संख्या 60 और संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? तो भाई 20 का कम है इसमें, यानी कि 20/80 इंटू 100 कर लीजिए। कितना? 25। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, 25% कम। आगे देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो सीधा सा हो जाएगा 40 बटे भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 960 तोल रहा है तो 40 ग्राम का तो फायदा हो रहा है ना। तो यहाँ पे 40 बटे 960 इंटू 100 कर लीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4 सही 1/6% का लाभ हो जाएगा इसमें। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाती है तो 106 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रम मूल्य है वो ज्ञात कीजिए भाई। 4% की हानि यानी कि 96 और 4% का लाभ कितना हो जाएगा? 104। ठीक है, यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, तो ये अंतर कितने का हो गया? अंतर दोस्तों 8 का हो गया। तो 8 बराबर कितना हो गया? 106, यानी कि 8% बराबर 106 है। तो दोस्तों अब इसका अपने को 100% निकालना है, तो यानी कि 106 बटे 8 इंटू 100 कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा दोस्तों 1325 रुपए। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये वस्तु का क्रम मूल्य हो गया। आगे देखिए, 9 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि की जाएगी? भाई सीधा सा है, 9 छात्रों के एक समूह की औसत आयु है वो 16 वर्ष है। ठीक है, 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? ज्यादा दिमाग लगाने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 36 माइनस 16 बटे 9 प्लस 1, ठीक है भाई 10 हो गए टोटल, और 36 माइनस 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20/10, यानी कि इसमें औसत आयु में वृद्धि है वो 2 वर्ष की होगी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 115 नंबर प्रश्न है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु है वो कितनी है? 16 वर्ष है। तो 16 × 48 हो गया दोस्तों। ठीक है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो सबसे छोटे लड़के की आयु है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, सबसे छोटे का अनुपात क्या है? 4। तो 48 इंटू 4 बटे अनुपातों का योग कितना है? 4 5 9 9 7 16। तो यहाँ पर 16 से कट गया कितनी बार? 3 बार। तो 4 3 12। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 116 नंबर का प्रश्न है, 2/3 4/7 तथा 12/35 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएम।
HCF, ठीक है। तो 2, 4 और 12 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12, ठीक है। और 3, 7 और 35 का एलसीएम दोस्तों 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 12/1, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्ती पूछा है तो 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा इसमें, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? बताइए 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर 90 इंटू 5/18 इंटू 20 कर लीजिए बस, 5/18 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 500 मीटर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न है, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हो तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगे? उसे कितने दिनों में कर पाएंगे बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 25 दिन में कर लेती है 16 पुरुष और 20 स्त्रियां, ठीक है। तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं, 25 बटे दोस्तों 28/16 प्लस दोस्तों 15/20, ठीक है, 15/20, बस इसको काट लीजिए आप। इसको काटोगे तो दोस्तों यहाँ पे 10 दिन आ जाएगा, राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, महेंद्र एवं रविंद्र एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। मोहिंद्र अकेले 9 दिन में कर सकता है, रविंद्र द्वारा इस कार्य को अकेले करने में कितने दिन लगेंगे? तो अकेले करने में कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों 9 इंटू 6 बटे 9 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 9 छिके 54/3, तो काट लीजिए कितना आ जाएगा 18 दिन। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि निम्नलिखित दंड आरेख एक महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दंड आरेख नहीं दे रखा, ठीक है। तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए दोस्तों, चित्र नहीं दे रखा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 69 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।